नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फिर से मैं आज आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पिछली 20 कक्षाओं में हमने एमपीटेट वर्ग 3 के लिए उपयोगी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तथ्यात्मक बिंदुओं को देखा। लगभग 1200 से भी अधिक बिंदुओं को हमने देखा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी थे और जिसमें से बहुत सारे प्रश्न बन करके भी आए हैं। आज मैं आपके सामने दिसंबर महीने में आयोजित होने वाली सीटेट के लिए उपयोगी बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों के अभ्यास कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज हम 30 प्रश्नों को अपनी पहली कक्षा में देखेंगे और जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम लगातार इन कक्षाओं को देखते हुए जाएंगे, जो कि आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसका कथन है? फिर से, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसका कथन है? वुडवर्थ, अल्फ्रेड विने, बकिंघम या टर्मेन? किसका कथन है? राइट बॉक्स लगा हुआ है, बकिंघम। बकिंघम का क्या कथन है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह बकिंघम के द्वारा किया गया कथन है। अगला प्रश्न दूसरा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है? थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वुडवर्थ और कैटल। कौन है? थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वुडवर्थ या कैटल? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता हैं। विस्तार देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं एक बार। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के मुताबिक बुद्धि कई कारकों का मिश्रण है और किसी भी मानसिक काम के लिए कई कारक मिलकर के काम करते हैं, और उन्होंने अपने सिद्धांत में मूल कारकों और सर्वनिष्ठ कारकों का जिक्र किया। थॉर्नडाइक के मुताबिक हर व्यक्ति में कोई ना कोई खास योग्यता जरूर होती है। हालांकि किसी एक विषय में योग्यता होने का यह मतलब नहीं कि व्यक्ति दूसरे विषय में भी योग्य होगा। बुद्धि से जुड़े कुछ और सिद्धांत और उनके प्रवर्तक भी देखते हैं, इनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी दिया, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने साल 1923 में यह सिद्धांत दिया था। उनके मुताबिक बुद्धि में दो कारक होते हैं, जी और एस। जी सामान्य कारक के लिए है और एस विशिष्ट कारक के लिए है। माने बुद्धि में दो प्रकार के कारक होते हैं, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। तो यह बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है और किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? साल 1923 में दिया गया। इनके हिसाब से बुद्धि में कितने कारक होते हैं? तो बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक के लिए जी से प्रदर्शित किया और विशिष्ट कारक के लिए एस से प्रदर्शित किया। ठीक है ना? तो दो सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। अगला, बहुबुद्धि का सिद्धांत, यह किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। यह सिद्धांत इस विचार से अलग है कि मानव बुद्धि को मापने और दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगला तथ्य देखते हैं, बुद्धि के एक खंड के समर्थक नहीं है, बुद्धि एक खंड वाली होती है। इसके समर्थक कौन नहीं है? तो स्पीयरमैन इस तथ्य के समर्थक नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। अगला प्रश्न चौथा नंबर का, बुद्धि की संरचना यह सिद्धांत किसका है? तो जेपी दास, फिलिप बर्नन, थर्स्टन
या जेपी गिलफोर्ड? किसका है? जेपी गिलफोर्ड का। किसका है? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। क्या होता है यह? जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना के सिद्धांत में बुद्धि को संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन के रूप में देखा जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इस सिद्धांत के हिसाब से संक्रिया के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और मूल्यांकन। उत्पादन के भी 6 प्रकार हैं। इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग। और विषय वस्तु के भी 5 प्रकार हैं। कौन कौन? दृश्य, श्रवण, प्रतीकात्मक, अर्थ और व्यवहार। इनमें से प्रत्येक आयाम स्वतंत्र है। सैद्धांतिक रूप से बुद्धि के 180 विभिन्न घटक हैं। एसआई सिद्धांत द्वारा अनुमानित विशिष्ट क्षमताओं को मापने के लिए गिलफोर्ड ने कई प्रकार के साइकोमेट्रिक परीक्षण किए और उनका विकास किया। ये परीक्षण सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित कई क्षमताओं की एक परिचलन भाषा प्रदान करते हैं। इसके अलावा कारक विश्लेषण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि एक ही या विभिन्न क्षमताओं को मापने के लिए कौन से परीक्षण दिखाई दिए। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तर्क और समस्या के समाधान का हुनर अपसारी और अभिसारी संक्रियाओं को 30 अलग अलग क्षमताओं में विभाजित किया जा सकता है। मेमोरी ऑपरेशन को 30 विभिन्न कौशल में विभाजित किया जा सकता है। निर्णय लेने के कौशल को 30 अलग अलग क्षमताओं में विभाजित किया जा सकता है और भाषा संबंधित कौशल को भी 30 अलग अलग क्षमताओं में विभाजित किया जा सकता है। अगला तथ्य, पदानुक्रमिक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जी थॉमसन या फिलिप बर्नन? व्याख्या देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? फिलिप वर्नन ने दिया था पदानुक्रमिक का सिद्धांत। व्याख्या देख लेते हैं। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बुद्धि को पदानुक्रमित तरीके से वर्णित करने का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के हिसाब से जो बुद्धि है उसके 3 स्तर होते हैं: सामान्य बुद्धि, व्यापक कारक और विशिष्ट कौशल। तो सामान्य बुद्धि सबसे ऊंचे स्तर पर होती है, व्यापक कारक मध्य स्तर पर होते हैं और विशिष्ट कौशल सबसे निचले स्तर पर होते हैं। 6वां प्रश्न, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में इसका क्या नाम है? फिर से देखना, सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कब की गई? 1879 में। तो ये आपको याद रखना है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो जर्मनी, और जर्मनी के भी लिपजिंग विश्वविद्यालय। और कब की गई स्थापित? 1879, 1879 में स्थापित की गई। इसका वर्तमान में क्या नाम है? कार्ल मास विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या है? कार्ल मास विश्वविद्यालय। कार्ल मास विश्वविद्यालय इसका वर्तमान में नाम है। 7वां प्रश्न, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण माने खुद का आकलन करना, खुद को देखना। तो आत्मनिरीक्षण की विधि के द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? पहला, कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। दूसरा, स्वयं की। तीसरा, असाधारण बच्चों की। और चौथा, उपरोक्त सभी का। तो आत्मनिरीक्षण यानी अपना, सेल्फ का। तो इसका क्या आ जाएगा? दूसरा ऑप्शन, स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके माध्यम से?
आत्म निरीक्षण की विधि के द्वारा। 8वां प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी को, हेनरी कोल्डवेलकुक को, फ्रोवेल को या सुकरात को? तो उत्तर क्या है इसका? सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की? तो शिक्षा मनोविज्ञान की, ऑप्शन सी, कि बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। 10वां प्रश्न, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह किसका कथन है? फिर से, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता से विकास करती है, किसका कथन है? पहला स्वामी विवेकानंद का कथन, BF स्किनर का कथन है, पेस्टोलॉजी का कथन है या रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। किसका? स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। 11वें नंबर का प्रश्न, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी? तो निश्चित एवं स्पष्ट रूप थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाना लगा। क्या माना जाने लगा? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान? तो ऑप्शन 2 व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। 13वां प्रश्न, विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ऑप्शन अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसमें अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों को समाहित करते हुए तीसरा ऑप्शन सही है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। 14वां प्रश्न, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके विज्ञान का दर्जा किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विलियम बुंट ने, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने या वाटसन ने? तो किसने? विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने दिया। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत? तो वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। 16वां प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वाटसन? तो विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? आत्म प्रेम, ईगो मनोग्रंथि, वस्तु लिबिडो या ईगो सीन टॉनिक? तो इसका अर्थ क्या है? ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। अगला तथ्य, EH एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7 और चौथा ऑप्शन है 9। तो कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन 1 8 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। किसका? प्रारूप की अपेक्षा अंतर होता है या सिद्धांतों की अपेक्षा अंतर होता है
या फिर उद्देश्यों की अपेक्षा अंतर होता है, या फिर पाठ्य वस्तु की अपेक्षा अंतर होता है? तो ऑप्शन 3, उद्देश्यों की अपेक्षा से शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। प्रश्न नंबर 20, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? किसका? सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदावस्था में, अव्यक्त अवस्था में, जननेंद्रिय अवस्था में, या यौन प्रधान अवस्था में? तो अव्यक्त अवस्था में सुपर ईगो का विकास होता है। 21वां प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जेबी वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने, या फिर फ्रायड ने? तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 22, कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, या फिर कोई नहीं? कौन सा है बोलिए? तो आंशिक दमन। आंशिक दमन फ्रायड के हिसाब से असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। 23वां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने की? तो गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, या व्यवहारवाद ने? तो मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी। 24वां प्रश्न, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका कथन है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, या वॉटसन का? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैकडूगल का। 25वां प्रश्न, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, या उपरोक्त सभी? तो निश्चित स्थान पर ही संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। 26वां प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, या फिर विद्यालय? तो बालक ही बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम? तो तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। अगला प्रश्न 28 नंबर का, किस सिद्धांत के हिसाब से बालक के गामक और भाषा संबंधी विकास होता है? विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर परस्पर संबद्ध का सिद्धांत? किसका? तो विकास क्रम का सिद्धांत। उत्तर आपका सही हो जाएगा कि विकास क्रम के सिद्धांत के हिसाब से बालक के गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। 29वां प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना? बिल्कुल भी नहीं। केवल गर्भ अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ये बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। आज का आखिरी प्रश्न कि टर्मन के हिसाब से 90 से 100 के बीच में बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है? मंद बुद्धि बालक माना जाता है, सामान्य बुद्धि, या श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर क्षीण बुद्धि? तो जिस भी विद्यार्थी का या जिस भी बच्चे का बुद्धि लब्धि IQ 90 से 100 के बीच में है तो वह सामान्य बालक की, सामान्य बुद्धि वाले बालक की कोटि में रखा जाएगा। एक बार देख लेते हैं सबका क्रम क्या है। देखो, बुद्धि लब्धि यदि 140 से ऊपर आती है तो विद्यार्थी को या बच्चे को प्रभावशाली की कोटि में रखा जाएगा। यदि बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच में आती है तो विद्यार्थी को प्रखर बुद्धि की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि बुद्धि लब्धि 100 से 120 के बीच में है तो बच्चा तीव्र बुद्धि वाला होगा।
यदि 90 से 100 के बीच में जो इस प्रश्न में पूछा गया है तो बच्चा सामान्य बुद्धि वाला होगा। 80 से 90 के बीच में यदि है तो मंद बुद्धि वाला होगा। 70 से 80 के बीच में यदि बुद्धि लब्धि है तो बच्चा निर्बल बुद्धि वाला होगा। 50 से 70 के बीच में है बुद्धि लब्धि तो बच्चा मूर्ख कहलाएगा। 20 से 50 वाला मूढ़ कहलाएगा और 20 से नीचे जिसकी बुद्धि लब्धि है वह बच्चा जड़ बच्चे की कोटि में आएगा। इस प्रकार से एक टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है। तो इसमें से आपको सामान्य बुद्धि अकेला ही नहीं, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि की अपेक्षा भी प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार से अभी हमने 2024 दिसंबर में आयोजित होने वाले सीटेट की परीक्षा के हिसाब से बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और मनोविज्ञान की अपेक्षा 30 मुख्य प्रश्नों को देखा। आगामी कक्षा में हम 31 से 60 नंबर तक के प्रश्न व्याख्या के साथ में आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।